सुप्रभात, शुभ नमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है आप सभी का पीएसपी की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र का एक अध्ययन। और काव्य शास्त्र में हम बात करेंगे छंदों की। तो छंदों की अगर हम बात करें तो संस्कृत और हिंदी के छंदों में काफी समानता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी के छंदों में हम केशवदास जी को याद करते हैं और केशवदास जी की रामचंद्रिका की बात करें तो केशवदास जी की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कही जाती है। तो आइए छंदों की बात करते हैं। और छंद, जैसे मैंने कल बताया था आपको कक्षा में, कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में जहाँ मात्राओं की गिनती की जाती है, स्वर और व्यंजनों का जहाँ स्थान है, वर्णिक छंद में गणों का प्रमुख स्थान है, वहाँ वर्णों की गिनती की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम वर्णिक छंदों की बात करेंगे और वर्णिक छंदों में किस प्रकार से गणों का योगदान है और गणों को याद रखने का क्या सूत्र है, परीक्षा में ये महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं आज की कक्षा में, शुरू करते हैं छंद में। अब कल हमने कक्षा में पढ़ा था, मात्रिक और वर्णिक छंदों की बात की थी और मात्राओं का कैसे ज्ञान रखना है, कैसे बात करनी है। उसके बाद हम गणों की बात करेंगे, क्योंकि गणना कैसे की जाए, गणों की गणना कैसे की जाए, तो हम उसकी बात करेंगे। तो गणों को याद रखने का जो सूत्र है, वो कुछ इस प्रकार से है। य मा ता रा ज भा न स ल ग। ये गणों को याद रखने का सूत्र है। तीन वर्णों को अगर मिला दें तो एक गण बन जाता है। जैसे य गण, तो य गण में हम देखेंगे तो य माता आ जाएगा, म गण में माता रा आ जाएगा, त गण में तारा ज आ जाएगा, र में राजभा, ज में जभान, और भा में भानस, न में न स ल, स में स ल ग। तो इस प्रकार से तीन वर्णों को मिलाकर के ये बन गया हमारा गणों का सूत्र। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें पहले 8 वर्ण गणों के सूचक हैं और अंतिम 2 वर्ण लघु ल व गुरु ग के। तो गण कुछ इस प्रकार से हुए, य मा, य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न, स, इस प्रकार से ये 8 गण हो गए। तो य में आ जाएगा य मा ता, म गण में मा ता रा, त में ता रा ज, र में रा ज भा, ज में ज भा न, भा न स, न स ल, स ल और ग।
तो इस प्रकार से ये हो गया, 8 गण हो गए। अब मात्राएं देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था वैसे ही गण बने। तो य में य माता, तो य माता ये 3 गण हो गए। म में देखें तो माता रा, तो माता रा 3 गण हो गए। त में ताराज, ताराज गण हो गए। इस प्रकार से हमने 8 गण बना दिए ग्रुप। अब देखते हैं, चिन्ह लगाते हैं। लघु, य में लघु गुरु गुरु, मातारा में गुरु गुरु गुरु, त में गुरु गुरु लघु, र में गुरु लघु गुरु, ज में लघु गुरु लघु। इसी प्रकार से आगे भ में गुरु लघु लघु, न में लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार से ये मात्रा लगेंगी और इन मात्राओं का ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो स्वर की बात कही, व्यंजन की बात कही है, और स्वर व्यंजन में देखें तो य में यहाँ पे लघु लगेगा, म में दीर्घ स्वर है तो गुरु, त में दीर्घ स्वर है तो गुरु। तो जहां पर लघु स्वर है, जहां ऋस्व स्वर है वहां लघु लगेगा, जहां दीर्घ स्वर है वहां गुरु लगेगा। तो इस हिसाब से हमने गण बना दिए। अब इन्हीं गणों को हमें आगे पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। छंद में गति का ज्ञान हमें रखना जरूरी है। छंद में गति का ज्ञान किस प्रकार से रखेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि छंद में गति गति का मतलब पढ़ने का तरीका, कि उसको किस लय के साथ में, किस विचार प्रवाह के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में पढ़ा जाए, उसको गति बोलते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। छंद के पढ़ने के, छंद के पढ़ने के प्रवाह, प्रवाह को या लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णित छंदों की अपेक्षा, वर्णित छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। यानी कि वर्णित छंदों की अपेक्षा प्रवाह का ध्यान कहाँ रखा जाता है, तो मात्रिक छंदों में रखा जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। बात यह है कि वर्णित छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता। ठीक है, तो इन चीजों को, इन नियमों को हमें ध्यान में रखना है, और इन नियमों को ध्यान में रखकर आगे फिर हमें छंदों का ज्ञान लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। मात्राओं की संख्या
ठीक रहने पर भी चरण की गति यानी प्रवाह की बात कर रहे हैं में बाधा पड़ सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक कविता की पंक्तियां मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिवस का अवसान समीप था, है ना, ये पंक्ति आपने सुननी होगी। दिवस का अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है? समापन, समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति। तो किस तरह से शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है और गति, उचित गति लाई जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं यति, गति और विराम की। गति हमने देख ली, अब छंद में यति। यति का मतलब क्या होता है? तो यति का मतलब होता है विश्राम, विराम या यति। विराम के लिए थोड़ी देर रुकना, जहां पर आवश्यकता महसूस हो, उसको हम यति कहते हैं। तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी जहां पर हमें आवश्यकता हुई कि हाँ भाई यहाँ पर रुकना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, वहां पर हम यति का प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर उसका अर्थ निर्धारित होता है। मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना। तो ये जो रुकने की बात है वो अर्थ निर्धारण के लिए भी काम आती है, क्योंकि किन्हीं काव्य पंक्तियों को अगर संलग्न बोला जाए बिना रोक टोक के या बिना रुके, तो शायद मेरे ख्याल से श्रोता या दर्शक उसका अर्थ नहीं ले पाए या कुछ और अर्थ ले लें। तो रुकना एक बात से महत्वपूर्ण इसलिए भी है ताकि उन पंक्तियों को समझा जा सके, रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान पर को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं।
यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद में पहली यति कितने वर्णों के बाद होती है? 8 वर्णों के बाद। तो ये ध्यान रखना है, 8 वर्णों के बाद मालिनी छंद में पहली यति होती है। तथा दूसरी यति कब होती है? दूसरी यति 7 वर्णों के बाद होती है। तो ये कई चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ताकि आगे जब हम वर्णिक या छंद या मात्रिक छंदों को पढ़ें तो हम आसानी से उनको पता कर सकें कि कौन सा छंद है, क्या लक्षण। तो बात करते हैं तुक। तो छंद में तुक का मतलब क्या है? तो मैं आपको आरंभ में बता चुका हूं तुक का मतलब क्या होता है। चरणांत में एक ही स्वर या एक ही प्रकार के वर्ण आए हर चरण के अंत में, तो एक तुकबंदी हो जाती है। तो ये विधान है छंद में तुक। तो इसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये परीक्षा में छंद के लक्षणों में हमें लिखना होगा। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना होगा छंद में तुक। तो छंद के चरणांत में चरणांत की अक्षर मैत्री। अक्षर मैत्री का मतलब एक ही प्रकार के वर्ण अगर आए जिसमें समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद। कहते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, तो हमें ध्यान रखना है तुकांत छंद किसे कहेंगे और अतुकांत छंद किसे कहेंगे। तो जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी में अतुकांत छंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, वैसे जरूरी नहीं है इतना, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में अतुकांत छंद को क्या कहते हैं, तो ब्लैंक वर्स कहते हैं। अब तुक के भेद, अब छंद के भेद हम पढ़ेंगे। छंद के भेद
यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी तक जितनी भी सामग्री हमने पढ़ी, जितनी भी बातें हमने जानी हैं, उसके आधार पर 2 प्रकार के छंद होते हैं, मुख्य रूप से वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। और तीसरे प्रकार का जो माना जाता है वो है उभय छंद, जिसमें वर्णों की भी गिनती की जाती है और मात्राओं की गिनती भी की जाती है। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, वर्णिक छंद और मात्रिक छंदों को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।